बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम एक्टिविटी कहते किसे। तो याद रखिएगा, एंजाइम एक्टिविटी का मतलब है कि कितने टाइम में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है एंजाइम एक्टिविटी। मतलब कि 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास कहलाएगी एंजाइम एक्टिविटी। फॉर सपोज अगर एक एंजाइम है, वो 1 सेकंड के अंदर 3 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा एंजाइम है जो वो 1 सेकंड के अंदर 6 सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो है, जो सेकंड वन एंजाइम है उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। तो इसीलिए लिखा है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज। ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड के अंदर जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, कितने क्यों किया जाएगा, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट फॉर्मेशन से। जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, उतनी ही हम कह सकते हैं कि उसकी एंजाइम की एक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे फैक्टर्स को हम नाम देते हैं एक्टिवेटर का। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उनको कहते हैं इनहिबिटर, या हम उनको दूसरे लफ्जों में डीएक्टिवेटर का भी नाम दे सकते हैं। ये जो हमारे पास एक्टिवेटर होते हैं या इनहिबिटर होते हैं, इनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, या फिर हम कहते हैं उनको एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्यों कहा जाता है? देखिएगा, ये हमारे पास एंजाइम है, और इस एंजाइम के अंदर ये हमारे पास एक्टिव साइट है। आपको जिस तरीके से मालूम है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्टिव साइट है, और ये हमारे पास एंजाइम है। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट पर बाइंड होना है। लेकिन क्या होता है कि कोई इनहिबिटर आया, और आने के बाद एलोस्टेरिक साइट पर हिट कर गया, उसके साथ बाइंड कर गया। ये जिस तरीके से हमारे पास एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पर एक इनहिबिटर आया जिसने एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर लिया है, जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो गई है, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। ट्रांसफॉर्म होने की वजह से अब ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, और बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है उस सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। दैट्स मीन कि अब एंजाइम प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर सकता, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसने क्या किया कि इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसलिए हमने कहा एलोस्टेरिक इनहिबिटर, क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइट पर लगता है, बाइंड होता है। या फिर हम कहें कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो एलोस्टेरिक साइट पर आकर लगे और एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। याद रखिएगा, उसको हम बेटा कहते हैं क्या? एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। तो ये हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का काम कर रहा है। इसने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी उसको इस तरीके से चेंज करेगा कि उसकी जो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग है वो इंक्रीज कर जाए, बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, याद रखिएगा, ये सवाल भी आता है। जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है या एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, ये टेम्पररी आर्जी तौर पर जो है बाइंड करता है, किसके साथ? एंजाइम के साथ। लेकिन ये परमानेंटली जो है बॉन्ड नहीं बनाता। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो परमानेंटली बॉन्ड बनता है सबस्ट्रेट का, तो वो कोवेलेंटली बॉन्ड बनता है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंटली होती है, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंटली बॉन्डिंग नहीं होती है। तो हमने देखा कि एक हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, दूसरा हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। इनहिबिटर वो जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, एक्टिवेटर वो जो इन एक्टिविटी को क्या कर दे बेटा? इंक्रीज कर दे। तो उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। अब जो है हम वन बाय वन ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है। देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। सबसे पहली चीज ये समझिएगा कि हम जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर,
या फिर हम जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद होगा पहले से ही बेसिक लेवल से। तो यहां पर भी यही हमने लिखा है कि द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन। किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड कर रहा है केमिकल रिएक्शन। अब किस मॉलिक्यूल की मोशन? वो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है? वो मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट। तो याद रखिएगा, सबस्ट्रेट की मोशन को बढ़ाने के लिए जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के वजह से क्या होगा, वो सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ फिट हो जाएगा और वो एंजाइम अपना काम उस सबस्ट्रेट पर करेगा। तो हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रीच टू एंजाइम्स, हायर विल बी द चांसेस ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा। तो क्या होगा कि जितने ज्यादा सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के पास पहुंचेंगे उतने ही ज्यादा जो है रिएक्शन फास्ट होगा। अब ये क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली तौर पर जो टेम्परेचर होता है जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो इसकी एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन वो कुछ एक रेंज होती है, ऑप्टिमम एक रेंज होती है जहां तक हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब जाकर क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात याद रखिएगा। एक पॉइंट है, इंक्रीज इन 10 सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, वो डबल हो जाती है, मतलब दुगना हो जाती है। लेकिन ये 10 सेंटीग्रेड, ये बात याद रखिएगा, ये 10 सेंटीग्रेड हम उस रेंज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं जो उसकी ऑप्टिमम रेंज कहला रही है। द टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिममली और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम कॉल्ड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमम शो करे, ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पर एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी जो है मैक्सिमम शो करे, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ह्यूमन एंजाइम्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटा वो 37 सेंटीग्रेड होता है। दैट्स मीन कि 37 सेंटीग्रेड पर ह्यूमन एंजाइम्स जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 42 सेंटीग्रेड। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एंजाइम की ऑप्टिमम रेंज है वो है 25 से लेकर 42 सेंटीग्रेड तक। ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्स्ट बुक। और ये सीधे एमसीक्यूज में सवालात आ सकते हैं कि बताइएगा ह्यूमन एंजाइम जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, 37 सेंटीग्रेड, और हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 टू 42 सेंटीग्रेड। ये बात आपने याद रखनी है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि हॉट एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाते हैं, मतलब कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी अपनी एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। उनको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं थर्मोफाइल। याद रखिएगा, उनको हम कहलाते हैं थर्मोफाइल। और वो जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया है उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 70 सेंटीग्रेड। शाबाश, याद रखिएगा 70 सेंटीग्रेड। अब हमने एक आपको बात बताई कि एंजाइम जो है अपनी ऑप्टिमम रेंज तक, अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एक्टिविटी मैक्सिमम से मैक्सिमम शो कर रहा होता है। तो फिर क्या है कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे आता है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। और ऐसे ही अगर हम ऑप्टिमम रेंज से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी तब भी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। और जैसे ही टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड के नजदीक पहुंचता है या 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो एंजाइम जो है कंप्लीटली डीनेचर हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि डीनेचर होने की वजह क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनियस इन नेचर होता है और प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है 100 सेंटीग्रेड पर। तो ये सवाल आ सकता है कि जो एंजाइम जो है वो डीनेचर कहां पर होता है, 100 सेंटीग्रेड पर। या फिर हम बात करें कि जैसे ही हमारे पास ये यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर एक हमारे पास 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है बिल्कुल मिनिमम शो करता है। शाबाश, मिनिमम शो करता है। दैट्स मीन कि ये यहां पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है 0 सेंटीग्रेड पर। 0 सेंटीग्रेड पर एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी बिल्कुल कम शो कर रहा होता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो ये क्या कर रहा होता है, अपनी एक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाती है। ये हमने एक चार्ट बनाया, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, यहाँ पर टेम्परेचर लिख दिया, ये इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, शो हो रही है, और शो होने के साथ साथ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एंजाइम की एक्टिविटी शो हो रही है। उसके बाद ये जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और यहाँ पर इसने मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर दी। जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा मेरा बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा क्या होगी, डिक्रीज होगी, दोबारा डिक्रीज होती होती, और ये एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और 100 सेंटीग्रेड पर जैसे ही एंजाइम पहुंचेगा, एंजाइम बिल्कुल ही कंप्लीटली तौर पर जो है वो डीनेचर हो जाएगा। तो ये बात एक चीज याद रखिएगा कि एंजाइम का जो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम बात कर लें ह्यूमन बॉडी की तो वो कहां पर शो करेगा, 37 सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। तो ये हम वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया, जैसे जैसे वाई एक्सिस बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और ये एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर शो किया है, जैसे हम एक्स एक्सिस पे ज्यादा जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसकी बेटा, टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। एक बार और देख लेते हैं, 10 सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। ह्यूमन एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो 37 पर मैक्सिमम होती है। हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है बेटा वो 25 से लेकर 42 सेंटीग्रेड तक होती है। जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं वो जो है हॉट टेम्परेचर पर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और उनकी जो मैक्सिमम ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर होता है वो होता है 70 सेंटीग्रेड। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाते हैं 100 सेंटीग्रेड पर, और 0 सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी जो है मिनिमम एक्टिविटी हो रही होती है, मिनिमम एक्टिविटी हो जाती है, ये बात याद रखिएगा जी। टेम्परेचर के बाद जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है उसको हम बात करते हैं पीएच की। देखें पीएच बेसिकली एंजाइम जो होता है वो अपनी स्पेसिफिक पीएच पर ही अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। ये बात क्लियर है कि हर एक एंजाइम अपनी स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। अब वजह जानने की कोशिश करते हैं ऐसा होता क्या है, क्यों होता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विथ पीएच एंड देयर इज जनरली अ मार्क्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर ईच एंजाइम। एक मार्क्ड पीएच है, एक ऑप्टिमम पीएच है जहां पर हर एक एंजाइम ने अपना अपना काम शो करना। इट वर्क एज अ ऑप्टिमम पीएच। यह हर एक एंजाइम अपनी ऑप्टिमम पीएच पर क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। क्या होता है कि जैसे ही पीएच चेंज हो रही होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि एंजाइम जो है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो प्रोटीनियस इन नेचर है। फिर उसके अंदर हमने बात की थी कि उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो टर्शियरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन से बनी हुई होती है, और उसके अलावा हमें मालूम हुआ कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन भी मौजूद है, और उसके अंदर जाहिर सी बात है अगर प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होंगे। और अमाइनो एसिड क्या होते हैं, आपको पता है कि अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज भी आ जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही पीएच चेंज होती है तो उस अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज आ जाता है। दैट्स मीन कि वो अमाइनो एसिड जो है आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइजेशन होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। याद रखिएगा, एंजाइम की एक्टिविटी पीएच से क्यों स्टॉप होती है, क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू दी आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। आयोनाइजेशन किसकी, अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन होने की वजह से एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाता है आरजी तौर पर टेम्परेरी। इजी बाबा। तो ये बात हमें क्लियर हुई कि पीएच की वजह से किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही फिर पीएच सही होती है तो एंजाइम दोबारा से एक्टिव होने लगता है, अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करने लगता है। जैसे उसको ऑप्टिमम पीएच मिलती है वो अपनी एक्टिविटी वहां पर उस पीएच पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एक्टिविटी शो कर रहा होता है। इसलिए लिखा है हमने majority of human digestive enzyme works in the range of 7 to 8 with few expectation। अब क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ज्यादातर मेजॉरिटी तौर पर वो 7 से लेकर 8 तक जो है क्या कर रहे होते हैं, अपनी मैक्सिमम जो है एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। एंजाइम
वहां पर बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है और ये 7 से 8 तकरीबन न्यूट्रल के इर्द गिर्द आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी ज्यादा शो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, एक हमारे पास पेप्सिन होता है। ये पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है। ये पेप्सिन की ऑप्टिमम अगर पीएच को देखें तो इसकी पीएच होती है 1.4 और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1.5 से लेकर 2.5 तक। अब हमने देखा पेप्सिन जो है इसकी ऑप्टिमम पीएच है 1.4 और ये 1.4 पर जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच होती है 8.5। अब 8.5 जो है अल्कलाइन है, अल्कलाइनिक मीडियम में जो है अमाइलेज ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा। जैसे इसकी पीएच कम हो या ज्यादा हो तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी भी जो है डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो ये पीएच कौन सी जो है पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा वो होगा हमारे पास 8.5। हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफिकली देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से जो है एंजाइम जो है एक्टिविटी शो कर रहा होता है। फॉर सपोज हमारे पास ये एक पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वाई एक्सिस, जितना ऊपर मैं वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और जितना मैं एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा कि इसकी पीएच बढ़ रही है। इसका मतलब अब देखें, अब मैंने क्या किया, ये ग्राफ दिखा रहा है हमें कि पेप्सिन की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो इस पीएच पर है और वो कितनी है, फॉर सपोज वो हमारे पास है 1.4। ये 1.4 पर क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम। जैसे ही 1.4 से आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी क्या हो रही है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और जैसे ही 1.4 से नीचे जा रहे हैं कम हो रही है, तब भी कम हो रही है। तो मैक्सिमम कहां पर शो कर रहा है, पेप्सिन मैक्सिमम शो कर रहा है 1.4 पर और ये 1.4 जो है ये इसकी कहलाती है क्या बेटा, ऑप्टिमम पीएच। तो हमें मालूम हुआ कि हर एक एंजाइम जो है वो अपनी ऑप्टिमम पीएच पर ही मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। जिस तरीके से हम सलेवरी अमाइलेज की बात कर लें, वो कहां पर शो करेगा बेटा, वो शो करेगा 8.5 पर, ठीक है। ये इसकी अपनी एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें तो वो भी अपनी एक्टिविटी जो है अल्कलाइन मीडियम में जो है मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। तो ये हमें मालूम हुआ कि हर एक एंजाइम जो है अपनी ऑप्टिमम पीएच पर ही मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर उससे हम बिलो जाएं या अबव जाएं तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। सबसे पहली बात समझिएगा, हमें यहां पर यह देखना है कि एंजाइम की अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी पर क्या असर होगा। ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक चीज समझनी होगी। वो चीज क्या है, देखिएगा हमारे पास फॉर सपोज ये हमने कहा कि हमारे पास ये एक एंजाइम है। देखिएगा गौर से बात को समझिएगा, ये हमारे पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम के लिए जो है सबस्ट्रेट अवेलेबल है। सबस्ट्रेट जो अवेलेबल है वो दो सबस्ट्रेट अवेलेबल है, तो दो सबस्ट्रेट अवेलेबल है और एक एंजाइम अवेलेबल है। इस केस में अगर हम क्या करेंगे कि एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अगर एंजाइम एक और आ जाता है तो क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का रेट है वो जल्दी से बनने लग जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसलिए हमने लिखा है द एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी है बेटा वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल, के सबस्ट्रेट कितने मौजूद हैं और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं। अगर चाह सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा मौजूद है और एंजाइम एक ही मौजूद है, दो है, मतलब कि उनका अमाउंट जो है वो कम है, तो क्या होगा, जैसे ही हम एंजाइम और बढ़ाएंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन और बढ़ेगी तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। If the substrate to the concentration is very high, the enzyme concentration is directly proportional to the concentration of the enzyme. अगरचा क्या है कि सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज्यादा है, एंजाइम कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर अगर हम एंजाइम का नंबर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट का जो है रेट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन इनिशियली। शुरुआती तौर पर क्या होगा कि एंजाइम की जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। किस तरीके से, यहां पर हम एक और मिसाल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। अब फॉर सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है,
अब गौर से सुनिएगा इस बात को। ये हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट मौजूद हैं और इन सबस्ट्रेट का नंबर जो है बहुत ज्यादा है। ये सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद है और एंजाइम का नंबर जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दी सबस्ट्रेट। हमारे पास एंजाइम जो है सिर्फ एक ही मौजूद है, एंजाइम सिर्फ एक ही मौजूद है, तो क्या होगा, इसका जो रेट है वो कम होगा। जैसे ही हम एंजाइम की कंसंट्रेशन मेरा बेटा बढ़ाते चलेंगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जैसे ही एंजाइम का नंबर और सबस्ट्रेट का नंबर, शाबाश याद रखिएगा, जैसे ही एंजाइम का नंबर और सबस्ट्रेट का नंबर इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा, फिर जब एंजाइम का नंबर बढ़ेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट का नंबर बराबर नहीं होता तब तक तो एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का नंबर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी अब स्टॉप हो जाएगी और अब एक कांस्टेंट रेट से चलेगी। अब कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा एंजाइम की एक्टिविटी पर। और ऐसा पॉइंट जहां पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का नंबर जो है बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर एंजाइम का नंबर और सबस्ट्रेट का नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे ही बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। और इसी पॉइंट पर एंजाइम क्या कर रहा होता है, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। ये बात याद रखिएगा, एंजाइम जो है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। अब इस लाइन में भी यही बता रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन। जैसे एंजाइम का नंबर हम बढ़ाएंगे और एंजाइम की कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी बढ़ी है तो क्या है कि उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी इनिशियली, शुरुआती तौर पर, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, इट रिमेन कांस्टेंट। वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिस रेट पर चल रही है वही रेट चलता रहेगा। और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। उस पॉइंट पर क्या होता है, हमारे एंजाइम का नंबर और सबस्ट्रेट का नंबर इक्वल हो जाता है। अब हमने ग्राफिकली इसको समझना है। ग्राफिकली किस तरीके से समझेंगे, हमने एक वाई एक्सिस बना दिया, एक एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है मेरा बेटा। अब देखें, हमने ये बनाया है एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिविटी। जैसे वाई एक्सिस बढ़ेगा एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। और एक्स एक्सिस पे क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या अगर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब फर्स्ट सपोज हमारे पास सबस्ट्रेट का नंबर बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो ये ए पॉइंट पर एंजाइम का नंबर बहुत कम था और सबस्ट्रेट का नंबर बहुत ज्यादा था। जैसे ही हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना, मतलब कि एंजाइम की कंसंट्रेशन इस बी पॉइंट पे जैसे ही बढ़ गई, जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ यहां पर आप देखेंगे कि इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। एक्टिविटी यहां पर पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से, एंजाइम की कंसंट्रेशन की वजह से। अब क्या हुआ कि यहां पर एंजाइम का नंबर अभी भी कम था, किससे बेटा, सबस्ट्रेट से। फिर हमने क्या किया, और जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाई और बढ़ाते बढ़ाते यहां तक कंसंट्रेशन बढ़ा दी सी पॉइंट तक। जैसे ही सी पॉइंट तक बढ़ाई तो इसका क्या हुआ, इसका जो है एक्टिविटी जो है बेटा एक और बढ़ गई और ये एक्टिविटी अब इस पॉइंट तक आ चुकी है। इस पॉइंट तक एक्टिविटी आ चुकी है और यहां पर क्या हुआ कि इसीलिए हमने इस पॉइंट को कहा कि ये कहलाएगा अब पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। इसको हमने कहना है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। ये बात याद रखेगा, इसी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। और पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे क्या है, एंजाइम का नंबर और सबस्ट्रेट का नंबर बराबर हो गया है और इसी वजह से आपने देखा कि यहां तक एक्टिविटी तो बिल्कुल मैक्सिमम थी, ये सबसे इंक्रीज है, एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जो एक्टिविटी है ये कांस्टेंट रेट में चल रही है। किस तरह चल रही है बेटा, कांस्टेंट रेट में चल रही है। और अब अगरचा हम नंबर भी बढ़ाएंगे किसका, एंजाइम का, तो यहां पर कोई भी एक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी, जबकि जो रेट चल रहा है वही रेट चलेगा। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर है, उसके बाद वो फैक्टर कहलाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को समझ चुके हैं, इस ग्राफ को समझ चुके हैं और जो हमने एग्जांपल दी थी उन एग्जांपल्स को समझ चुके हैं, तो आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आसानी से समझ जाएंगे। देखें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, अमूमन तौर पर जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, उस बात को समझने के लिए हम पहले थोड़ी सी एग्जांपल की बात कर लेते हैं और उसको समझते हैं। फर्स्ट सपोज हमारे पास क्या है कि ये एंजाइम है, ये हमारे पास बेटा एंजाइम है, ये एंजाइम है और एंजाइम आप देख रहे हैं एंजाइम बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो ये एंजाइम सारे के सारे बहुत ज्यादा हैं। और अगर हमारे पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जो है सिर्फ एक ही मौजूद है, तो क्या होगा, ये इसको बाइंड कर लेगा, ये इसको बाइंड करेगा और इसका रेट जो होगा वो बिल्कुल कम होगा। फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है एंजाइम किसी और पर कम काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर हम इस केस में जब एंजाइम का नंबर ज्यादा हो, सबस्ट्रेट का नंबर कम हो, इस केस में अगर हम क्या बढ़ा दें, अगर हम बढ़ा देंगे सबस्ट्रेट का नंबर, तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये सारे के सारे सबस्ट्रेट आकर क्या करेंगे बेटा, बाइंड करेंगे हर एक एंजाइम पर, और इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मैं अगेन आपको बताता चलूं कि उस पॉइंट तक बढ़ेगी जब तक कि एंजाइम का नंबर और सबस्ट्रेट का नंबर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और उस पॉइंट के बाद सबस्ट्रेट का लेवल, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ता भी है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पर, एंजाइम की एक्टिविटी पर। इसीलिए लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इन अ कंडीशन, किस कंडीशन में बाबा, वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या हो, रिमेन कांस्टेंट हो, मतलब एंजाइम का नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, जो एंजाइम का नंबर है वही रहे, 5 है तो 5 रहे, 10 है तो 10 रहे, लेकिन ये नंबर किससे, सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू, ये इंक्रीज कंटिन्यू चलती रहेगी अनटिल, अब तक, तब तक द एंजाइम बिकम्स सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे ही सबस्ट्रेट का और एंजाइम का नंबर बराबर हो जाएगा, उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा और एंजाइम की एक्टिविटी उसी रेट से कांस्टेंट रेट पर चलती रहेगी। तो ये बात याद रखिएगा, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन सबस्ट्रेट हो या एंजाइम की कंसंट्रेशन हो, दोनों की दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहां, किससे बेटा, एंजाइम एक्टिविटी से, लेकिन अप टू अ मैक्सिमम वेलोसिटी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक, आफ्टर विच, जिसके बाद फर्दर इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। उस पॉइंट के बाद, उस फैक्टर के बाद, उस पॉइंट के बाद जो है एंजाइम की अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती भी है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसी को ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली किस तरीके से देखेंगे बेटा, गौर से देखिएगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने बना दिया, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम क्या बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बना रहे हैं। तो अब देखिएगा, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे, बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा था, इसका रेट भी इंक्रीज कर रहा था, जैसे ही बढ़ा रहे थे इंक्रीज कर रहा था, जैसे ही बढ़ा रहे थे इंक्रीज कर रहा था। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, और मैक्सिमम होने के बाद उस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और इस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को हम क्या कहते हैं कि यहां पर जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट का नंबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहां पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम से मैक्सिमम शो करता है, दिखाता है। तो ये फैक्टर्स से, इन फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। और इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0307754250 थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।